नमस्कार, स्वागत है आपका बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा और सफर को शुरू करते हैं। बेटियों के खिलाफ महिलाओं की तमाम कहानियों के बीच भी देश के हर हिस्से में बेटियों की उपलब्धि गौरतलब है। पुरुष प्रधान समाज के तमाम नारों के बीच भी नारी शक्ति की स्वीकार्यता हर बार स्थापित हुई है। बस जरूरत कुछ उन लोगों को बदलने की है जो आज भी बेटियों को बोझ मानते हैं। और ऐसे ही लोगों की सोच बदलने के लिए हम आपको मिलवाते हैं उन बेटियों से जो देश का नाम रोशन कर रही हैं। सबसे पहले बात मायानगरी की उस बेटी की जिसके साहस ने उसे मर्दानी का नाम दिया तो अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। भारतीय पुलिस सेवा की इस अधिकारी ने अंडरवर्ल्ड की दुनिया में भी खौफ पैदा किया तो महाराष्ट्र समेत पूरे देश ने खाकी को सलाम किया। मिलिए मीरा चड्ढा बोरवंकर से। रानी मुखर्जी की मर्दानी फिल्म आपने जरूर देखी होगी। अंडरवर्ल्ड के छक्के छुड़ाती एक महिला ऑफिसर जो हर कीमत पर न्याय के लिए जंग लड़ती है। कोई नहीं जानता। तो उस तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन फिल्मी कहानी से दूर मुंबई के धरातल पर कानून का झंडा बुलंद करने वाली ये मर्दानी कौन है? अगर ये सवाल आपके जहन में कभी आया है तो मिलिए पंजाब के फजिल्का की इस बेटी से जो पुणे में क्राइम ब्रांच की आईजी है। नाम है मीरा चड्ढा बोरवंकर। महाराष्ट्र कैडर की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर। राज्य की क्राइम ब्रांच में कमिश्नर बनने वाली वे पहली और अकेली महिला है। मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के गुर्गों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के बाद ही देश ने इस महिला ऑफिसर को पहचाना। मीरा के इन फैसलों ने महिला अफसरों की छवि बदली तो उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर जगह भी दिलाई। कई जिलों की कमान संभाल चुकी मीरा बोरवंकर सीआईडी और क्राइम ब्रांच में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। लेकिन उनका सबसे बड़ा योगदान है जलगांव के सेक्स रैकेट का खुलासा। कॉलेज की लड़कियों को देह व्यापार की गोरख धंधे से बचाने के लिए मीरा ने 1994 में बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। गुनहगारों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया तो समाज को जागरूक बनाने के प्रयास भी किए। किरण बेदी को अपना प्रेरक मानने वाली ये बेटी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित हो चुकी है। ये बेटी देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो हिम्मत अपने आप साथ देती है। दिल में लगन हो तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। मुंबई से दूर कोलकाता लेकर चलते हैं आपको। मिलवाते हैं एक ऐसी बेटी से जिसके फौलादी इरादों ने हालात को बौना बना दिया। कलम की ताकत कमजोर नजर आने लगी जब सब्जी बेचने वाली इस महिला की जीवन यात्रा को कागज पर उतारने की कोशिश की। 73 साल की उम्र में गरीबों को नया जीवन देने वाला ये चेहरा मानवता की जीती जागती मिसाल है। परिचय है सुभाषिनी मिस्त्री। पता कोलकाता के हंसकपुर गांव का ह्यूमैनिटी अस्पताल। मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम से कम कीमत में इलाज मुहैया कराना। 1971 में इलाज के अभाव में पति की मौत हो गई थी। 23 साल की विधवा की गोद में 4 बच्चे थे। मुफलिसी के उस दौर में बड़ी चुनौती उनकी परवरिश थी। ऐसे में सुभाषिनी ने 2 बच्चों को अनाथालय में छोड़ा तो 2 की जिम्मेदारी खुद संभाली। घर घर काम करना शुरू किया। पैसे की कमी पूरी करने के लिए सियालदाह में सब्जी की दुकान लगाई और मन में सपना देखा अस्पताल बनाने का। 21 साल तक हर दिन 1-1 रुपया बचाकर 1993 में 200 स्क्वायर फीट का एक अस्पताल बनाया। साल 1996 का आया जब इस सब्जी बेचने वाली का बेटा MBBS बना। दक्षिण 24 परगना जिले के लिए ये बहुत बड़ी बात थी तो इस माँ के लिए ये उपलब्धि किसी भी अवार्ड से ज्यादा। 2010 आते आते 200 स्क्वायर फीट का ये अस्पताल 252 बेड के भवन में तब्दील हो गया। मां के सपने को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर बेटे की पत्नी नर्सिंग के साथ साथ अस्पताल का प्रबंधन देखने लगी तो पोती भी दादी से मानवता का पाठ पढ़ती है। ये बेटी देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है।
अभावों से टूटने की बजाय उन्हें मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बनाया जा सकता है। सुहासिनी मिस्त्री नजीर है इस हकीकत की। तो दिल्ली की ऐश्वर्या सबक है उन लोगों के लिए जो बेटियों की क्षमता पर सवाल उठाते हैं। पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका नाम रोशन करने वाली राजस्थान की बेटी से मिलिए, जो दिल्ली में कानून का झंडा बुलंद कर रही है। देश की सबसे बड़ी अदालत में एडवोकेट और उसी अदालत की बार एसोसिएशन में दूसरी बार निर्वाचित सचिव ऐश्वर्या भाटी कानून के जानकारों की दुनिया में जाना पहचाना नाम है। ये सुप्रीम कोर्ट के अनुभवी और प्रतिष्ठित चेहरों के बीच छोटी सी उम्र में ऐश्वर्या ने ये पहचान अपनी दूरदर्शिता से बनाई है। लिटिगेशन जैसे विकल्प का चयन उनके लक्ष्य का हिस्सा था, तो वकालत से जुड़ी महिलाओं की परेशानियों से लड़ना बार एसोसिएशन में दूसरी बार चयनित होने का कारण। यूं तो ऐश्वर्या को वकालत विरासत में मिली थी, क्योंकि पिता सुप्रीम कोर्ट और भाई हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं। घर में बेटे बेटी का भेदभाव भी नहीं था, लिहाजा पढ़ाई का पूरा अवसर भी मिला। लेकिन शादी के बाद राजपुताने की एक बहू घूंघट से निकलकर कोर्ट कचहरी में बहस करे, ये आसान नहीं था। ऐश्वर्या ने अपने काबिलियत और व्यवहार से इस सपने को मुमकिन बनाया, तो ससुराल वालों ने भी साथ दिया। बचपन से ही अव्वल रही ये प्रतिभावान छात्रा एलएलएम में गोल्ड मेडल हासिल कर चुकी है। तो विशाखा जैसे मामले में योगदान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस युवा एडवोकेट की सराहना की है। आज जब पूरे देश में मेक इन इंडिया की बात हो रही है, तो ऐश्वर्या भाटी ने सेटल इन इंडिया का नारा दिया है। ये बेटी देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। छोटी सी उम्र में ऐश्वर्या देश की सबसे बड़ी अदालत में महिलाओं के हक की आवाज बुलंद कर रही है। तो झारखंड की प्रेमलता अग्रवाल ने उम्र की सीमाओं को तोड़कर 7 महाद्वीपों में भारतीय तिरंगा फहराया है। मिलिए हौसलों को उड़ान देती इस बेटी से। अपने अस्तित्व को हर कदम के साथ निखारती इन बेटियों का आदर्श है प्रेमलता अग्रवाल। प्रेमलता के मन में सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने की चाहत हमेशा से थी। उन्होंने दुनिया के 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर देश का तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड बना डाला। इस सफर की शुरुआत हुई उम्र के 37 साल के पड़ाव पर, जब प्रेमलता ने जमशेदपुर में एक माउंटेनियरिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और तीसरा स्थान हासिल किया। सर्टिफिकेट लेने के दौरान उनकी मुलाकात हुई बछेंद्री पाल से, जिन्होंने प्रेमलता को एडवेंचर स्पोर्ट में शामिल होने की सलाह दी। बछेंद्री पाल की सलाह पर प्रेमलता ने अपनी बेटी के साथ उत्तरकाशी में नेहरू माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट जाने का फैसला किया। 21 दिनों के कोर्स में प्रेमलता को 13,000 फीट की ऊंचाई पर ले जाया गया। ये उनके जीवन में अहम मोड़ साबित हुआ। प्रेमलता अब एवरेस्ट मिशन का हिस्सा थी और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की ओर बढ़ रही थी। प्रेमलता एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने में कामयाब हो गई। उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। लेकिन ये सफर यही नहीं रुका। उन्होंने दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, उत्तर अमेरिका की 7 समिट्स पर फतह हासिल कर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा लिया। प्रेमलता देश का स्वाभिमान है और हमें उन पर अभिमान है। तो जरूरत एक जिद की है जो उन लकीरों को मिटा सके जो समाज में बेटी होने के नाम पर आपके हाथों में लिख दी जाती है। और जब जब ये जिद जुनून में बदली है, तो बंदिशों की कैद भी रोक नहीं पाई। मिलिए देश की उस बेटी से जो संकट की घड़ी में दुश्मन को शिकस्त देने का सपना देख रही है। छोटे छोटे बच्चों के बीच अपने अनुभवों को साझा करने वाली ये वही मनीषा तक्षक है जो गणतंत्र दिवस समारोह में भारतीय नौसेना की अगुवाई कर रही थी। गर्व और उपलब्धि के इन पलों के पीछे सफलता की एक प्रेरक कहानी है। मनीषा के तक्षक। ठेठ ग्रामीण परिवेश में अभावों के बीच पली बढ़ी मनीषा के पिता किसान और माँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। 3 भाई बहनों में वो सबसे बड़ी थी, लिहाजा घर से लेकर खेत तक सभी कामों में हाथ बटाना जरूरी था। गांव और कस्बों की
ज्यादातर बेटियों की तरह इन सब कामों को करते हुए मनीषा ने 8वीं की मेरिट में जगह बनाई और समूचे हरियाणा की सुर्खियों में छा गई। लेकिन गांव के लोग आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं थे। हरियाणा के झज्जर जिले के छपार गांव की इस बेटी के जुनून को देखकर परिवार ने पढ़ने में साथ दिया, तो दूसरी चुनौती भाषा की थी। इंग्लिश में पिछड़ने के कारण ग्रामीण परिवेश के बच्चे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से दूर रह जाते हैं। इस आशंका के कारण मनीषा ने हिंदी मीडियम छोड़कर इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का फैसला किया। निरंतर मेहनत का नतीजा था कि सेना की तीनों शाखाओं की परीक्षा में सफलता हासिल की, तो 25 साल की उम्र में राजपथ पर भारतीय नौसेना की कंटिजेंट लीडर बनने वाली वो पहली युवा ऑफिसर बनी। चेन्नई में भारतीय नौसेना के एयर नेवल स्टेशन पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के रूप में मनीषा सभी एयरक्राफ्ट पर कड़ी नजर रखती है, तो सपना देख रही है कि राजपथ की तरह ही उन्हें फ्रंट पर जाने का मौका मिले, जहां अभी तक महिलाओं की तैनाती प्रतिबंधित है। ये बेटी देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। भारतीय नौसेना की लेफ्टिनेंट मनीषा के तक्षक आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और उनसे समझेंगे हम कि कैसे ये सफर उन्होंने पूरा किया है। मनीषा, कैसे सोचा आपने उस गांव में बैठकर जहां आपके घर में लाइट तक नहीं थी कि आप नेवी की ऑफिसर बनेंगी? स्टार्टिंग में मतलब इनिशियली ये मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं कुछ ऐसा करूं, अपने देश के लिए कुछ करूं। और मैंने ये आफ्टर 12th आई डिसाइडेड टू गो इन डिफेंस सर्विसेज, क्योंकि मुझे बचपन से ही यूनिफॉर्म का जो चार्म था, एक यूनिफॉर्म अट्रैक्ट करती थी कि हाँ यस आई वांट टू वेयर दिस यूनिफॉर्म। तो तभी मैंने डिसाइड किया था कि मुझे भी डिफेंस फोर्सेस में जाना है, कुछ एडवेंचरस करना है, एक डिसिप्लिन लाइफ जीनी है, और मतलब कुछ हटके करना है, अलग से करना है। सोसाइटी में मतलब लाइक टीचर, डॉक्टर ये सब करते हैं, लेकिन कुछ अलग से करने के लिए मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे डिफेंस में जाना चाहिए। लेकिन डिसिप्लिन तो बेटियों के लिए वैसे ही घर में बहुत होता है, तो उससे ज़्यादा वो डिसिप्लिन किस रूप में अलग देख रही थी आप? जैसे डिफेंस है, इट्स अ सर्विस, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। मतलब आपका एक अलग ही मतलब जीवन जीने का तरीका ही बदल जाता है वहाँ पे। जैसे आपको जो कुछ सिखाया जाता है या जो कुछ मतलब इट्स अ टोटली डिफरेंट फ्रॉम सिविल। तो उस टाइप का डिसिप्लिन मुझे चाहिए था अपनी लाइफ में, दैट्स व्हाई आई जॉइंड डिफेंस फोर्सेस। लेकिन आपके घर में, आपके आसपास, आपके गांव में तो इस तरह की डिफेंस सर्विसेज के बारे में जानकारी देने वाले कोई लोग थे? आपने कहाँ से पढ़ा, आप कैसे जाएंगी, शुरुआती जानकारियाँ कहाँ से जुटाई? मेरे दादाजी जो थे वो आर्मी में थे, और आफ्टर 12th आई वेंट टू MD यूनिवर्सिटी रोहतक। तो वहाँ पे मतलब काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हैं, और वहाँ पे एक स्टूडेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट भी है जो ये सब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है कि आपको कैसे जाना चाहिए और क्या क्या अपॉर्चुनिटी आपके लिए हैं। किसी फील्ड में अगर आप कुछ करना चाहते हो तो वो फुल सपोर्ट करते हैं। तो वहाँ से मुझे ये सब जानने को मिला। वहाँ पे एक कर्नल देशवाल सर हैं जो मेरे गाइड भी रहे उस टाइम पे, और एक ब्रिगेडियर रोहिल सर हैं जिन्होंने मुझे गाइड किया ड्यूरिंग दैट टेन्योर। तो मेरे को वहीं से मोटिवेशन मिला था। लेकिन हरियाणा की तो एक अलग तस्वीर है। हरियाणा को जाना जाता है बेटियों के लिए, जिस तरह से सेक्स रेशो वहाँ का इतना ज़बरदस्त ढंग से ख़राब है। तो उस तस्वीर के बीच में आपने जब पढ़ने लिखने की योजना बनाई, सोचा, तो शुरुआत में वहाँ पर लोगों ने, आसपास के लोगों ने सपोर्ट किया? देखिए जी, इनिशली मतलब मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, और मुझे फैमिली का सपोर्ट काफ़ी मैटर करता था। और नॉट मुझे, हर बच्चे के लिए मैटर करता है। अगर कोई बच्चा किसी भी फील्ड में कुछ करना चाहता है तो फैमिली का सपोर्ट बहुत मैटर करता है। तो आसपास के लोग इतना मैटर नहीं करते। अगर आपकी फैमिली आपके साथ है, आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, तो आई थिंक हर बच्चा अपनी जो भी ऊंचाई, जिस ऊंचाई तक वो जाना चाहता है वो पा सकता है। तो मेरे पेरेंट्स का फुल सपोर्ट था, टीचर्स का था। तो आई एम थैंकफुल टू देम जो आज मैं इस मुकाम तक पहुंच पाई हूँ। आपके फादर और टीचर दोनों यहाँ पर बने हुए हैं हमारे साथ, और जब हम स्टोरी आपकी रन कर रहे थे तो आपके फादर के चेहरे पे जो गर्व के क्षण थे उनको महसूस किया जा सकता है। एक बार मनीषा के फादर के लिए बहुत खूबसूरत और बहुत ज़ोरदार तालियां।
आपसे ही समझना चाहूंगी अगर मनीषा के फादर से, कि जब मनीषा की 8th क्लास में पूरे हरियाणा में पहली रैंक आई, पहली मेरिट में पहली जगह पाई, तो वो दिन आपके लिए कितना बड़ा था? क्या महसूस हुआ आपको? क्या कहा लोगों ने आपको? वो दिन बहुत बड़ा था मेरे लिए और मनीषा के लिए। वो गांव की तरफ से भी बहुत बड़ा दिन था जी। हाँ, इससे बहुत गर्व महसूस हुआ। वहीं से हमने शुरुआत कर दी थी मनीषा की कि ये कुछ कर पाएगी जी। तो लेकिन तब आपने सोचा था कि इतनी बड़ी अफसर बनेंगी? नहीं, सोचा तो था जी। सोचा था? हाँ जी। आपको भरोसा था? हाँ जी। मनीषा, आपके पिताजी को भरोसा था, लेकिन इस तरह की बात भी आपने बताई कि जब 8th में आप मेरिट में आई तो आगे पढ़ाई के लिए लोगों ने कोई बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाया था। हाँ जी, उस टाइम पे मतलब आफ्टर 8th मेरे मम्मी पापा ने डिसाइड किया कि यस, हम अपनी बेटी को फुल सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो सोसाइटी में जो लोग होते हैं आसपास गांव में, थिंकिंग थोड़ी डिफरेंट होती है कि बेटी को कहाँ पढ़ाओगे, बेटी की शादी होनी है, दूसरे घर जाएगी, तो बेटी पे पैसा खर्च करोगे तो वेस्ट हो जाएगा। तो इस टाइप की थिंकिंग लोगों में उस टाइम पे थी, जो मतलब हर्डल उस टाइम पे आई। बहुत सारे लोगों ने बोला भी कि नहीं, बेटी को पढ़ाने इतना वो नहीं होगा, तुम्हारे लिए फ्रूटफुल नहीं होगा इन फ्यूचर। बट मम्मी पापा ने इन सब की परवाह ना करते हुए मुझे जो चाहिए था हर चीज़ में मुझे सपोर्ट किया। आपकी माँ एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, हाँ उन्होंने जी। बहुत साथ दिया आपका? बिल्कुल, तभी मैं इस मुकाम तक पहुंच पाई हूँ, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बोला है, अगर मम्मी पापा साथ हों, पेरेंट्स साथ में हों, तो यू कैन डू एनीथिंग इन वर्ल्ड। तो दैट आपकी मम्मी की इंस्पिरेशन क्या थी जो उन्होंने आपको इतना पढ़ाया लिखाया? मेरी मम्मी उनका ये एम था कि मैं उस लेवल तक नहीं जा पाई तो कम से कम मेरी बेटी जाए। तो इसलिए उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। वो मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं, आज भी करती हैं इवन, कि डू वेल, जो भी तुम्हें पाना है जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मेरी मम्मी की ये इच्छा थी कि मैं कुछ करके दिखाऊं, ऐसा कुछ करके दिखाऊं कि जो सबसे अलग हो, डिफरेंट हो। जी। एक बार बहुत जोरदार तालियां मनीषा की मम्मी के लिए। और राजपथ पर सलामी देना और नौसेना की अगुवाई करना कितना गौरवपूर्ण पल था मनीषा के लिए, ये भी समझेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। एक बार फिर से मनीषा तक्षक हमारे साथ है और समझने की कोशिश करते हैं उनसे कि आखिर नेवी का चयन मनीषा क्यों किया। तीनों सेना की शाखाओं की लिखित परीक्षा में आपका चयन हो चुका था। यस, दिस इज़ करेक्ट कि तीनों मैंने स्टार्टिंग में सभी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के लिए अप्लाई किया था। तो रिटर्न मेरा तीनों का क्लियर हो चुका था और एसएसबी मैंने फर्स्ट दिया था। तो फर्स्ट एसएसबी के बाद एट दैट टाइम मैंने एविएशन के लिए अप्लाई किया था, एयरफोर्स में पायलट और एटीसी। तो मेरा ये मेन एम था कि मुझे या तो पायलट के लिए जाना है या फिर एटीसी के लिए। तो आई गॉट ए कॉल लेटर फ्रॉम नेवी एज एन एटीसी ऑफिसर, तो मैं इसके लिए चली गई। उसके एटीसी ऑफिसर की जिम्मेदारी जो है आपकी, वो हमारे नई पीढ़ी को बताइए कि क्या क्या काम करती हैं आप, किस किस तरह से करती हैं, कितने घंटे काम करना पड़ता है? एटीसी ऑफिसर जो मतलब इट्स ए एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर। जितने भी एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं डिफेंस सर्विस में, इवन सिविल के भी, तो वी यूज़ टू कंट्रोल देम। लाइक सिविल एयरक्राफ्ट होते हैं जैसे, और जो फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होते हैं, तो वी यूज़ टू सिट इन अ टार एंड वहाँ से हम कंट्रोल करते हैं एयरक्राफ्ट को कि नाउ यू फ्लाई ऑन दिस रूट। जो क्लियरेंस देते हैं वो बैठ के नीचे हम टावर में देते हैं। तो तब एक तरफ हरियाणा वो है जहां लड़कियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं, दूसरी तरफ आप एयरक्राफ्ट पे नजर रखती हैं। आपके टीचर हमारे साथ हैं, कैसा लगता है जब आप ये सुनते हैं, देखते हैं? इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर टीचर का सपना होता है कि उसका स्टूडेंट ऐसे पोजीशन प्राप्त करे कि पूरी दुनिया देखे। और ये प्रमाण है मनीषा इस बात का कि हम सभी अच्छी तरह से इसको देख रहे। रिपब्लिक परेड में सबने देखा और अब आपके माध्यम से भी पूरा देश देख रहा है कि मनीषा ने किस मुकाम को हासिल किया है। क्या आपको लगता है कि आपको आज इस जगह देखकर आपके गांव और देश के दूसरे गांवों में जो लोग देख रहे हैं,
कम से कम हरियाणा में बेटे बेटियों का फ़र्क मिटेगा? हाँ, कुछ हद तक मैं ये मानती हूँ कि इन सब चीज़ों को देख के एक मैसेज जाता है लोगों में और वो पॉजिटिव ही जाता है। लाइक अब की बार जो राजपथ पे मोदी जी ने रखा था थीम नारी शक्ति, तो उसको देख के भी लोगों में एक मैसेज गया था, जो मैं मतलब जैसे ही मैं गांव में गई मैंने वो फील किया कि लोगों ने सोचना स्टार्ट किया कि हाँ, बेटियां भी बेटों से बढ़कर कुछ कर सकती हैं। तो उन्होंने मतलब कुछ अपनी सोच में बदलाव किया है। तो डेफिनेटली एक अच्छा मैसेज ही जाएगा कि हाँ, हम बेटियों को भी अगर अवसर दें इस समाज में तो वो भी बहुत कुछ अच्छा कर सकती हैं। मनीषा के गांव और उस परिवार के तमाम लोगों के लिए बहुत जोरदार तालियां, छपार गांव के लोगों के लिए तालियां। मनीषा, राजपथ पे जब आप अमेरिकी राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री, भारतीय राष्ट्रपति को सैल्यूट कर रही थी, सलामी दे रही थी, उस वक्त क्या महसूस कर रही थी? किस तरह की फीलिंग थी वो? देखिए, ये मेरा बचपन से ही सपना रहा है कि मैं एक बार मतलब राजपथ पे मार्च करूं और जो वहाँ पे मार्च करने की जो फीलिंग होती है उसको महसूस करूं कि कैसा फील होता है। तो डिफेंस में जो मैं 3 साल पहले आई थी, तो आने के बाद मेरे मन में एक ख्वाहिश रहती थी कि मेरे को भी वहाँ पे राजपथ पे मार्च करना है। तो इस साल मेरा वो सपना पूरा हुआ। वो इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा सोचा था? सोचा था कि एक दिन तो ज़रूर पूरा होगा, बट टाइम का मैंने नहीं सोचा था कि जल्दी लेट, बट आई वाज श्योर कि होगा, कंप्लीट होगा। तो आप मानती हैं कि किस्मत भी साथ देती है जब आप मेहनत करते हैं तो? बिल्कुल जी, किस्मत भी साथ देती है अगर आप मेहनत करते हो तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था उस टाइम पे। एंड इस टाइम तो जो चीफ गेस्ट थे वो यूएसए के प्रेसिडेंट थे, नंबर 1 मैन इन द वर्ल्ड। तो बहुत ही अमेजिंग फीलिंग थी जो उस टाइम पे हमें महसूस हुई राजपथ पे सलामी देते हुए उन लोगों को। और आप फ्रंट में जाने का सपना भी देखती हैं? हाँ, ये तो हर देश का हर जो भी जवान है वो देखता है। तो अगर पॉलिसी आई, हमें भी चांस मिले तो वी विल ऑल्सो गो। बिल्कुल, नई जनरेशन नेवी में जाने का सपना देखती हैं, अगर आर्मी डिफेंस सर्विसेज में जाने को सोचती हैं तो किस तरह से जाएं? कुछ सवाल सपना मनीषा के लिए। जब हम डिफेंस सर्विसेज के बारे में सुनते हैं, सबसे पहले जो हमारे मन में आता है वो होता है डिसिप्लिन। उसे हम पॉजिटिव वे लें या नेगेटिव, कई बार डिसिप्लिन जब हद से ज़्यादा होती है तो आज की जनरेशन उससे दूर भागती है। तो उस पर आप बताएं, आपने कितनी डिसिप्लिन को कैसे देखा, किस रूप में? देखिए, डिसिप्लिन लाइफ जो डिफेंस हमें प्रोवाइड करती है वो एक मतलब एक लेवल की है। इट्स नॉट कि नेगेटिव वे में आप लोगे, नहीं, इट्स इन पॉजिटिव वे ओनली, और वो रिक्वायर्ड है। मैम, आज का थीम है अब के बरस मुझे बिटिया ही दीजो, लेकिन जिस तरह से इस समाज में बेटियों के साथ हादसे हो रहे हैं उसके बाद भी कैसे हम उनका स्वागत कर सकते हैं इस समाज में? जो हादसे हो रहे हैं उनके सामने हम एक एग्जाम्पल प्रूव करके वी कैन शो देम कि यस, बेटियां बेटों से बढ़ के हैं। तो लोगों को मतलब एक मोटिवेशन मिलेगा कि हमें ये सब ख़त्म करना होगा, ये सब अच्छा नहीं है, ये सब गलत कर रहे हैं। तो उनके सामने एक एग्जाम्पल प्रूव करो तो दे विल कम टू नो कि यस इट्स रॉन्ग। उन्हें खुद ये फील होगा कि नहीं, जो हम कर रहे हैं, जो स्टेप्स हम उठा रहे हैं बेटियों को मतलब पीछे भेज रहे हैं, वो गलत है। लेकिन नेवी में भी बीइंग ए विमेन ऑफिसर्स कुछ डिस्क्रिमिनेशन आप फील करती हैं, देखती हैं? नहीं, ऐसा नेवी या किसी भी सर्विस में आई डोंट थिंक कुछ भी नहीं है, ना नेवी में, ना एयरफोर्स में, ना आर्मी में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और लोग जो पूछना चाहते हैं? मनीषा जी, इतनी छोटी सी जगह से होते हुए भी आपने कामयाबी का इतना बड़ा आसमान छू लिया है। आप क्या संदेश देना चाहेंगी उन्हें जिनके सपने बहुत बड़े होते हैं लेकिन हालात उनका साथ नहीं देते? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने सपने देखे हैं तो हालात चाहे कैसे भी हों, अगर आप में डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, डिवोशन है अपने सपनों को पाने का, तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं है। आप सब कुछ पा सकते हो। कोई है यहाँ पे जिसको मनीषा की जो सक्सेस है उसको बहुत अच्छे शब्दों में, कोई कविता में कहने की इच्छा हो? यस, वेरी गुड, बताइए। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मकाम आता है। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मकाम आता है। अरे खुश नसीब होता है वो कौन मेरे भाई जो इस देश के काम आता है।
बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा तक्षक हमसे बात करने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए, हमारे तमाम नई जनरेशन के बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए। बंदिशों की बेड़ियों को तोड़, पीढ़ियों के पहरों को छोड़, आजादी की आबोहवा में कामयाबी का आसमान। मनीषा तक्षक। गर्दिश से निकलकर आसमान में पहुंचने का सफर मनीषा की मेहनत के बिना मुमकिन नहीं था, तो उतनी ही तारीफ के काबिल हैं वो परिवार और समाज जिन्होंने हर वक्त मनीषा का साथ दिया। हम उम्मीद करते हैं इस कार्यक्रम को देखकर वो लोग भी अपनी बेटियों को आगे लाएंगे जो समाज की बेड़ियों की जकड़न में हैं। हम उम्मीद करते हैं मनीषा जैसी और बेटियां सामने आएंगी ताकि भेदभाव की खबरों पर विराम लग सके। तो देखते रहिए हमारे साथ, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे ऐसी ही कुछ और बेटियों के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।